हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नेमिंग ऑफ अल्कोहल, इथर, कीटोन और अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं किसको? हम जानते हैं कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contains COOH ग्रुप, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप मौजूद होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेंस वी कैन से दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स COOH ग्रुप दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब इतना चीज आप समझ चुके हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या कहेंगे? COOH ग्रुप। वो क्या होगा? COOH ग्रुप होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? COOH ग्रुप। इसे हम इस तरह के तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, इसे हम C डबल बॉन्ड OOH के तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? COOH ग्रुप होगा, या हम कर सकते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप होगा। ठीक है, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो केवल हमें ये देखना होगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप मौजूद है या नहीं है। अगर उसमें COOH ग्रुप मौजूद है तो हम समझ जाएंगे कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिडिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप तो हम समझ चुके हैं, COOH ग्रुप होता है। ठीक है, अब इस COOH ग्रुप में चूंकि एक बॉन्ड क्या है? लेफ्ट है। चूंकि कार्बन का हम जानते हैं 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का केवल 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक बॉन्ड क्या है? लेफ्ट है। और इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी दूसरे एटम, ग्रुप या रेडिकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उस रेडिकल के पास भी केवल एक ही बॉन्ड लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, और वो रेडिकल जो होता है वो कौन होता है? एल्काइल रेडिकल होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि इसका एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किसी एल्काइल रेडिकल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर इसमें हम एल्काइल रेडिकल को अटैच करते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम एक एल्काइल रेडिकल को अटैच करते हैं तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या कर सकते हैं? RC डबल बॉन्ड OOH। ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? RC डबल बॉन्ड OOH होगा। ठीक है, वेयर R इज द एल्काइल रेडिकल, जहां पर R क्या हो गया? एल्काइल रेडिकल। ठीक है, और इन सब के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या हो गया? R क्या है? एल्काइल रेडिकल। और इस एल्काइल रेडिकल के प्लेस पर हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर R के प्लेस पर मिथाइल प्लेस कर दें या इथाइल प्लेस कर दें या प्रोपाइल प्लेस कर दें। ठीक है, प्रोपाइल प्लेस कर दें। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर एल्काइल रेडिकल के प्लेस पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अगर पेंटाइल कुछ भी अगर प्लेस करते हैं तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो
वो स्टेबल स्ट्रक्चर एक कार्बोनिक एसिड कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, एक कार्बोनिक एसिड कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेबल स्ट्रक्चर में COOH ग्रुप मौजूद है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि COOH क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एसिड है, और जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड किस पर करेगा, COOH पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं, कि वैसा ग्रुप विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो फंक्शनल ग्रुप होता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, तो कार्बोनिक एसिड का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो COOH ग्रुप पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी COOH ग्रुप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, खैर, तो अगर हम R के प्लेस पर एल्काइल रेडिकल को पुट करते हैं, क्योंकि R क्या है, एल्काइल रेडिकल है, अगर एल्काइल रेडिकल का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, देन वी गेट, तो हम क्या गेट करेंगे, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, या अगर C2H5 पुट किया गया, देन वी गेट C2H5 C डबल बॉन्ड OOH। अगर C3H7 को अगर हम पुट करेंगे, क्या होगा, C3H7 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है ना, यानी इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, R के प्लेस पर CH3 C2H5 C3H7 C4H9 या कुछ भी, ठीक है, कोई भी एल्काइल रेडिकल हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करने पर क्या हो गया, एक कार्बोनिक एसिड कंपाउंड बना। क्यों? क्योंकि इसमें COOH ग्रुप है, इसमें भी COOH ग्रुप है, इसमें भी COOH ग्रुप है। ठीक है, और इसी कारण ये क्या है, कार्बोनिक एसिड कंपाउंड। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें CH3COOH की, अगर हम बात करें CH3COOH की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 2 है। टोटल नंबर कार्बन कितना है, 2 है। टोटल हाइड्रोजन की बात करें तो कितना हो गया, 3 और 1 4, टोटल हाइड्रोजन 4, टोटल ऑक्सीजन कितना है, 2। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इन केस ऑफ CH3 COOH टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 2, हाइड्रोजन जो है 4, ऑक्सीजन कितना है, 2। अगर हम बात करें C2H5 COOH की, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, टोटल हाइड्रोजन 6 एंड टोटल ऑक्सीजन 2। उसी प्रकार अगर हम C3H7 COOH की बात करें, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 4, हाइड्रोजन कितना होगा, 1, ऑक्सीजन कितना होगा, 2। ठीक है, यानी अब सोचिए कि अगर इन तीनों पर अगर हम कंसीडर करें, ये जो तीनों मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, विच इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में C2H4O2 इतना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है, जो इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को इंडिकेट कर रहा है। इसी कारण ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड CH3COOH। उसी प्रकार ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सोचिए, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो C2H4O2 इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CH3COOH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, लेकिन ये तीनों मॉलिक्यूलर फार्मूला पर अगर हम कंसीडर करें, अगर इस तीनों मॉलिक्यूलर फार्मूला पर अगर हम कंसीडर करें, तो एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, और उस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, CnH2n4। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इन तीनों मॉलिक्यूलर फार्मूला पर अगर हम कंसीडर करें, तो इस पर कंसीडर करने से एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और वो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CnH2n O2 होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो हम क्या कर सकते हैं, CnH2n O2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, एक याद रखना है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एसिड COOH, दूसरा क्या याद रखना है, जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड RCOOH, और नंबर 3 आपको क्या याद रखना है, नंबर 3 याद रखना है आपको जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, CnH2n O2। ठीक है, इट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी अब आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप का यूज किया,
फंक्शनल ग्रुप में हम R को जोड़कर एल्काइल रेडिकल को जोड़कर इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को कैलकुलेट किए और स्ट्रक्चरल फार्मूला के कुछ एग्जांपल्स के यूज करके, ठीक है, और स्ट्रक्चर फार्मूला में R का वैल्यू पुट करके कुछ एग्जांपल का यूज करके हम इसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये इजीली याद हो चुका होगा कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एसिड इतना होता है, ठीक है, जबकि इसका जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, RCOOH होगा, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CnH2nO2 होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके जनरल या कॉमन नेम। अब हमें बात करना है जनरल या कॉमन, जनरल या कॉमन नेम, या इसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में एल्डिहाइड के नेमिंग में हम कॉमन नेम में देख चुके हैं कि कॉमन नेम को लिखने के लिए, ठीक है, कॉमन नेम को लिखने के लिए हमें प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है और सफिक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीफिक्स होता है कुछ अलग टाइप का होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल नेम, कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और चूंकि जनरल नेम जो है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सोर्स पर फ्रॉम विच इट इज मेड या इसका लैटिन नेम पर, ठीक है, इन सब पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो जनरल नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, केवल दो चीज को माइंड में रखना होगा। पहला चीज क्या होगा, एक हमें याद क्या रखना है, प्रीफिक्स, दूसरा हमें क्या याद रखना है, सफिक्स। एक हमें याद रखना है प्रीफिक्स और दूसरा हमें क्या याद रखना है, सफिक्स, ठीक है। चलिए प्रीफिक्स के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चूंकि हमें क्या करना है, कार्बोनिक एसिड का जनरल नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर मान लिया 1 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो एज ए प्रीफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड फॉर्म। तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसी प्रकार अगर कह रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, ठीक है, देन वी हैव टू यूज द वर्ड एसिड। किसका यूज करते हैं, एसिड का। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है, ठीक है, देन वी हैव टू यूज द वर्ड प्रोपियोन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, देन वी हैव टू यूज द वर्ड ब्यूटाइल, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, ब्यूटाइल, ठीक है। उसी प्रकार अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है, देन वी हैव टू यूज द वर्ड वैलेंट, ठीक है। यानी हमें क्या याद रखना है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, आइटेक नेम लिखने के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमें काउंट करना है। आइटेक नेमिंग के केस में हमें उस कार्बन एटम को काउंट करना होता है जो लॉन्ग चेन में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। इन केस ऑफ आइटेक नेम we have to count the total number of carbon which must be connected to each other in a longest chain, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉमन नेमिंग, लेकिन कॉमन नेमिंग के केस में या जनरल नेम के केस में we have to count all the number of carbon present in one molecule of organic compound। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उन सभी को हमें क्या करना होता है, काउंट करना होता है, ठीक है। तो अगर 1 कार्बन होगा इट्स सेड टू बी फॉर्म, 2 कार्बन एटम होगा इट्स सेड टू बी एसिड, 3 कार्बन एटम होगा दैट इज कॉल्ड प्रोपियोन, अगर 4 कार्बन है दैट इज कॉल्ड ब्यूटाइल, अगर 5 कार्बन दैट इज कॉल्ड वैलेंट, ठीक है। इसके बाद वाला जो होगा कार्बन, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि उसका जो है कॉमन नेमिंग नहीं होता है, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि नहीं निकल पाता है, ठीक है। चलिए तो अब हमें याद क्या रखना है, 1 2 3 4 5 इतना हमें क्या करना है, याद रखना है। ये सब डिपेंड किस पर होता है, इसके सोर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब एज ए सफिक्स वी हैव टू यूज, अब हम जानते हैं यहाँ पर सफिक्स के रूप में अल्डिहाइड के केस में हम लोगों ने सफिक्स के रूप में अल्डिहाइड वर्ड का यूज किया था, लेकिन इन केस ऑफ कार्बोनिक एसिड के कॉमन नेम को लिखने के लिए एज ए सफिक्स वी हैव टू यूज इक एसिड। हमें क्या यूज करना है, इक एसिड, ठीक है, नॉट ओइक एसिड। वी हैव टू यूज द वर्ड इक एसिड फॉर कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग के लिए
कॉमन नेमिंग के लिए फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड वी हैव टू यूज द वर्ड इक एसिड। हमें क्या करना है, इक एसिड का यूज करना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, केवल प्रीफिक्स का यूज करना है और सफिक्स का यूज करना है, ठीक है। ऑन यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, ऑन यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स वी हैव टू राइट कॉमन नेम। हमें क्या करना है, कॉमन नेम को लिखना है, ठीक है। तो कॉमन नेम को लिखने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ प्रीफिक्स का यूज करना है और सफिक्स का यूज करना है, ठीक है। प्रीफिक्स के रूप में हम इन सब कॉमन वर्ड का यूज करेंगे, वर्ड रूट का यूज करेंगे, लेकिन एज ए सफिक्स के रूप में फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड वी हैव टू यूज द वर्ड इक एसिड। हमें इक एसिड वर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं इसके कॉमन नेम को, ठीक है, कोशिश करते हैं लिखने का। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अगर हम यहाँ पर एच ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन डबल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है। चूंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH मौजूद है, चूंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में चूंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है, और 1 कार्बन एटम को एज ए प्रीफिक्स के रूप में हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सभी का अल्टरनेट नेमिंग करने के लिए हमें किसका यूज करना है, केवल प्रीफिक्स और प्लस क्या करना है, सफिक्स का यूज करना है, ठीक है। प्रीफिक्स के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, और हम जानते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है। और 1 कार्बन एटम को एज ए प्रीफिक्स के रूप में हम क्या नामते हैं, फॉर, ठीक है। देखिए आप प्रीफिक्स के प्लेस पर क्या प्रयोग किए, फॉर। और सफिक्स के रूप में एसिड के लिए, सफिक्स के रूप में एसिड के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, इक एसिड का, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रीफिक्स के रूप में फॉर यूज कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ठीक है। और 1 कार्बन एटम के लिए प्रीफिक्स के रूप में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फॉर, ठीक है, प्लस। अब क्या करें, अब सफिक्स के रूप में हम कार्बोनिक एसिड के लिए क्या यूज करेंगे, इक एसिड, क्या जोड़ दिए, इक एसिड। अब देखिए इसका नेमिंग क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एसिड है, इस एसिड का कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसी पर अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें, अगर हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, अगर इसके साथ एक एल्काइल रेडिकल हम CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर, टोटल नंबर कार्बन 2 है। एंड फॉर कॉमन नेमिंग, फॉर कॉमन नेमिंग अगर 2 कार्बन एटम मौजूद है तो इसका प्रीफिक्स के रूप में नेम क्या होता है, एसिड, क्या लिख दिए, एसिड, ठीक है। देखिए अब इस कार्बोनिक एसिड के लिए सफिक्स के रूप में कौन सा वर्ड यूज होता है, तो इक एसिड। देखिए हम क्या जोड़ दिए यहाँ पर, इक एसिड, नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो कार्बोनिक एसिड कंपाउंड है, इस कार्बोनिक एसिड कंपाउंड का, इस कार्बोनिक एसिड कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एल्काइल रेडिकल के प्लेस पर C2H7 को C2H5 को अगर हम ऐड करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एल्काइल रेडिकल के प्लेस पर C2H5 को अगर हम प्लेस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 3 होगा। अब 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स ग्रुप में क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन, ठीक है। और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, एज सफिक्स ग्रुप में फॉर कार्बोनिक एसिड वी हैव टू यूज द वर्ड इक एसिड। ये नाम क्या है यहाँ पर, प्रोपायोनिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। इट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड। उसी प्रकार अगर हम बात करें C3H7C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब यहाँ पर एल्काइल रेडिकल के प्लेस पर अगर हम C3H7 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर कार्बन कितना हो जाएगा, 4। और 4 के लिए हम जानते हैं क्या यूज करते हैं, एज ए प्रीफिक्स के ब्यूटाइल। और फंक्शनल ग्रुप COOH के लिए, एक कार्बोनिक एसिड के लिए एज ए सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड इक एसिड, इक एसिड, नाम क्या हो गया, ब्यूटाइलिक एसिड, नाम क्या होगा, ब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर C4H9 COOH का यूज करें, ठीक है, C4H9 COOH का यूज करें, टोटल नंबर कार्बन कितना होगा, 4 होगा। और 4 कार्बन एटम है ना, और टोटल नंबर कार्बन कितना होगा, 5 होगा। और 5 कार्बन एटम के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड वैलेंट, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड
कार्बोलिक एसिड ग्रुप के लिए हमें एज ए सफिक्स ग्रुप पे क्या यूज करना है, एक एसिड, एक एसिड, नाम क्या हो जाएगा, वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में इसके कॉमन नेम को हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कहा जा रहा है पर कॉमन नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड को लिखने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करना है, और इस तरह से हम इसका जनरल नेमिंग या कॉमन नेमिंग या ट्राइवियल नेमिंग को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव नेमिंग। हम बात करते हैं इसके आइटम नेमिंग की। ठीक है, आइटम नेमिंग के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक फार्मूला का यूज करना है। वो फार्मूला क्या हो गया, वर्ब रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम ये भी जानते हैं वर्ब रूट का मतलब क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन व्हिच मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि आइपेक नेम में लिखने के लिए यहाँ पर कार्बन एटम जो होना चाहिए उस कार्बन एटम को काउंट करेंगे जो कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में काउंट हो, लॉन्गेस्ट चेन में जुड़ा हुआ। ठीक है, केवल उसी कार्बन एटम को हमें काउंट करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं तो वर्ब रूट। ठीक है, तो अगर कहा जा रहा है कि वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन एंड दिस नंबर ऑफ कार्बन इज सेड टू बी अल। ठीक है, और चूंकि इस नंबर ऑफ कार्बन एटम का कुछ स्पेशल नेम दिया जाता है, कुछ स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, उसी वर्ड को हम क्या करते हैं, वर्जन करते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है आपको दूसरा क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। और एज ए प्राइमरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड इन और आई। ठीक है, हम कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, एन का, इन का और आइन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एज ए प्राइमरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड in or in which indicate the saturation or unsaturation of organic compound। ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड in, डबल बॉन्ड के लिए in, ट्रिपल बॉन्ड के लिए I। ठीक है, उसी प्रकार का है कि एज ए सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप। फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप वी हैव टू यूज ए पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड। हमें क्या करना है, किसी पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड, किसी पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स किसी पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कार्बोलिक एसिड का, तो कार्बोलिक एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द पार्टिकुलर वर्ड ओइक एसिड। ठीक है, जैसे हम जानते हैं यहाँ पर कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द पार्टिकुलर वर्ड ऑल। अल्डिहाइड के लिए हम लोग अल का यूज किए थे, कीटोन के लिए ओन का यूज किए थे। उसी तरह से एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप कार्बोलिक एसिड। ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप कार्बोलिक एसिड वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड एज ए सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वर्ड रूट के प्लेस पर क्या यूज करना है, अल, मतलब नंबर ऑफ कार्बन। प्राइमरी सफिक्स के रूप में वी हैव टू यूज द वर्ड in और in, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड। ठीक है, हमें क्या करना है, ओइक एसिड को यूज करना है। ठीक है, किसके प्लेस पर, तो कार्बोलिक फंक्शन ग्रुप कार्बोलिक एसिड के प्लेस पर। ठीक, अब इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो नेम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक, एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड। ठीक है, ये किसके लिए, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, देन वी हैव टू यूज द वर्ड एल प्लस एन प्लस ओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैंने यूज किया था HC+OOH। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या था, तो हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। लेकिन जहां तक इसके आइपेक नेम की बात की जाए तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, और हम जानते हैं आइपेक नेमिंग के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन अगर 1 है, ठीक है, तो इन ग्रीक लैंग्वेज इट्स सेड टू बी।
क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्क के प्लेस पर देखिए मिथ। अल्क क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और इसके लिए ग्रीक लैंग्वेज में कुछ वर्ड यूज किया जाता है, उसी को क्या करते हैं, वर्ड करते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है और 1 नंबर ऑफ कार्बन 1 है और ग्रीक लैंग्वेज में 1 कार्बन हम क्या करते हैं, मिथ इन लॉन्गेस्ट चेन मिथ प्लस, चूंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का यूज किया गया है, मिथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर E इज रिप्लेस एंड देन ओइक एसिड इज एडेड, ठीक है। ओइक एसिड इज एडेड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड OOH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, टोटल नंबर कार्बन कितना है, 2 है। और ग्रीक लैंग्वेज में इट्स टू बी 8, ठीक है। कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद है और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज द वर्ड N, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप COOH कार्बोनिक एसिड एज ए सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड, ठीक है। ओइक एसिड नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर C4H9 C डबल बॉन्ड OOH, टोटल नंबर कार्बन कितना है, 5, टोटल नंबर कार्बन 5। इसका ग्रीक लैंग्वेज में नाम क्या होगा, पेन, ग्रीक लैंग्वेज में नाम वर्ड क्या दिया जाता है, पेन। सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड N, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप COOH के लिए एज ए सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट वी हैव टू यूज द वर्ड ओइक एसिड, ओइक एसिड नेम क्या होगा, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके आर्टिक नेम को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आर्टिक नेम ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या हो गया, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले का फंक्शनल ग्रुप याद रखना है COOH ग्रुप। सेकंड क्या याद रखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड RCOOH, ठीक है। थर्ड क्या याद रखना है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CN_2NO2। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, इसका कॉमन नेम, उसके बाद इसका आयोटिक नेम एल्केनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका नेमिंग करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड या जो भी एसिड का अगर हम नेमिंग करना होगा आयोटिक नेम, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आयोटिक नेम क्या है, पैटर्न पर डिपेंड कर रहा है। इसका आयोटिक नेम क्या हो गया, एल्केनोइक एसिड, L प्लस M प्लस ओइक एसिड, मिथ प्लस N प्लस मिथेनोइक एसिड, यानी ये एक पैटर्न पर अरेंज है और इसी कारण आयोटिक नेम को लिखना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि आयोटिक नेम को किस तरह से लिखना है। इसके बाद हम लोग एस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।